Hello friends, in this video we discuss about another paramilitary force of India is mentioned here sir, a special frontier force। सर मैंने लिखा है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक पारामिलिट्री फोर्स है। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि व्हाट इज द रियल मैंडेट ऑफ पारामिलिट्री फोर्स, व्हाई गवर्नमेंट क्रिएट ए पारामिलिट्री फोर्स, उसकी जरूरत क्यों होती है पारामिलिट्री फोर्स को। और हमने जो पारामिलिट्री फोर्स के बारे में बात किया था वो था इंडियन कोस्ट गार्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, एंड अनदर हैंड वी आल्सो अबाउट आसाम राइफल, वेरी प्रिक्यूलियर क्वालिटी ऑफ आसाम राइफल, ड्यूअल कंट्रोल होता है सर। एंड द थर्ड वाज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट ए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और एक ऐसा फोर्स है ना जिसके बारे में मीडिया में अगर कम चर्चा होती है, नाम ही बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पारामिलिट्री फोर्स है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पारामिलिट्री फोर्स होती है सर ना, उसको गवर्नमेंट क्रिएट करती है असिस्ट टू आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस मींस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसको हेल्प करने के लिए आप पारामिलिट्री फोर्स बनाते हैं। जैसे आपने इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया था 1978 में, जो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बना था। तो ये तो इंडियन नेवी को हेल्प कर रहा था। आसाम राइफल टू हेल्प इन नॉर्थ ईस्ट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो इंडियन आर्मी को हेल्प कर रहा था। ऑल्सो डेट टाइम आप देख रहे हैं कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में भी ये काम कर रहा है टू डिप्लॉय एट इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ठीक है। तो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द मैंडेट ऑफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो इसका मैंडेट क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझें कि इसको गवर्नमेंट ने आखिर क्यों बनाया, तो इसके पीछे कहानी क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा, और इसको ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा क्या था जिसके कारण गवर्नमेंट को इसको बनाना पड़ा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है सर। आप देख लो ये वीडियो, समझ में आ जाएगा रियलिटी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हुआ क्या सर कि 1959 में जो तिब्बत था ना सर, तिब्बत एक ऑटोनॉमस कंट्री हुआ करती थी, एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करती थी, जैसे बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान का केस अलग है, उसको हम बाद में समझेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करती थी। 1959 में चाइना ने इसको क्या किया, कैप्चर किया, एनेक्स किया। और यहाँ से जितने भी रिफ्यूजी थे सर ना, ये इंडिया में आए। और इंडिया अपने परंपरा के अनुसार शरणार्थियों को शरण देता है शुरू से। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने बोला कि भाई जितने लोग आए हैं आप इंडिया में रहें। द इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट फिगर दैट टाइम इन 1959 इज दलाई लामा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दलाई लामा। और दलाई लामा के लीडरशिप में जो रिफ्यूजी भारत में आए थे, तो इनको भाई आपने तो बोल दिया नेहरू जी ने, भाई इनको धर्मशाला में रखो सर, हिमाचल प्रदेश में, बुद्धम शरणम गच्छामि करेंगे। एंड लेकिन भारत की जो आर्म फोर्स थी ना सर, उसको एक खतरा मंडरा रहा था। मतलब वो खतरा को फील कर रहे थे। वो खतरा था चाइनीज एग्रेशन को। किसका? चाइनीज एग्रेशन, ठीक है, चाइनीज एग्रेशन को। और इस चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए भारतीय आर्मी में एक जनरल थे जिनका नाम था सर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, के.एस. थिमैया। क्या नाम था? के.एस. थिमैया। के.एस. थिमैया जाते हैं गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाते हैं? किसके पास? क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास के.एस. थिमैया जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए सर, आप ये दलाई लामा के साथ जितने भी भारत में रिफ्यूजी आए हैं ना सर, आप उनको लो और एक फोर्स बना दो। और ये जो फोर्स होगा ना सर, ये रेसिस्टेंस फोर्स काम करेगा तिब्बत के लिए, क्योंकि तिब्बत पर अब चाइना का कंट्रोल है। और चाइना को काउंटर करने के लिए आप एक फोर्स बना दो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट टाइम इज स्लीपिंग मोड में थी, और बात को उन्होंने माना नहीं। तो अब हुआ क्या कि द वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट इन इंडियन केस, 1962। तो
थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिखूंगा क्योंकि इसमें भी मिसकंसेप्शन ज़्यादा है लोगों के बीच, तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मैं सबसे पहले एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको चीज़ों को समझे। मैं जितना भी बात बता रहा हूँ सर ना, मेरे पास एक बुक है, ये जो बुक है ना सर, ये इनके राइटर हैं पवनीत सिंह, और इनके बारे में कहा जाता है इन्हें RNW में काम किया है, रिसर्च एंड एनालिसिस बुक, इंडियन एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी बोले या इंटेलिजेंस एजेंसी बोले आप, उनकी ये कीप है, सॉरी बुक है। और इस बुक, अगर आप सिक्योरिटी से दिलचस्पी रखते हैं तो बुक आप जरूर पढ़ें। इस बुक को थोड़ी सी महंगी है लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया है सर इसका। तो इसी बुक में इसके बारे में बताया गया था, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ शेयर कर दूं। सबसे पहले आप ये समझिए, तो नेहरू जी से केस में बोले कि जितने भी रिफ्यूजी आ रहे हैं तिब्बत से, उससे आप एक फोर्स बना लो जो एक प्रतिरोधक फोर्स के रूप में काम करेगा तिब्बत या चाइना काउंटर करने के लिए, अल्टीमेट गोल टू काउंटर चाइना। लेकिन नेहरू जी सुने नहीं और घटना हो जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं 1962 इंडिया साइनो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कहीं कहीं सर, कहीं कहीं आप फेमस यूट्यूबर का एक नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप उठाओ उसका वीडियो देखो, वो क्या अपने वीडियो में क्या बता रहा है सर, वो वीडियो में बता रहा है कि इंडो साइनो, साइनो मतलब चाइना, वॉर, सॉरी वॉर, अधिकांश आपको यही मिलेगा, इंडिया चाइना युद्ध। क्या सर, शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, युद्ध। सर ये सिक्योरिटी के लैंग्वेज में ना रॉन्ग टर्मिनोलॉजी है। जब आप सिक्योरिटी को डीपली पढ़ते हैं ना सर, तो इसमें एक चीज़ आप समझनी होती है, वो चीज़ है ना कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। और इसमें डिफरेंसेस नहीं है सर, मेजर डिफरेंसेस है। कॉन्फ्लिक्ट अलग होता है, वॉर अलग होता है, उनका केस अलग होता है, समझ में आया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बात करें वो 1965 इंडिया पाक ये वॉर था सर, 1971 इंडिया पाक वॉर था, पाक वॉर। इन 1999 इंडिया कारगिल ये कॉन्फ्लिक्ट था। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर? वी डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस चैप्टर, बट टुडे हियर इज ब्रीफ स्नैप कि इंडिया साइनो कॉन्फ्लिक्ट था। यार भाई, चाइना ने ही शुरू किया था झड़प और चाइना ने ही खत्म किया, तो धक्का लगा और अक्साई से चला गया हमारा वाला लद्दाख का एरिया। तब नेहरू जी को लगा कि नहीं भाई, फोर्स बनाना चाहिए था, पीएस की भैया की बात माननी चाहिए थी। लेकिन नेहरू जी करे तो करे क्या, बेचारे चल बसे 1964 में ही। उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि चलो भाई फोर्स बनाते हैं, और तभी से क्रिएट होती है ये फोर्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, आपको ये स्टोरी समझ में आएगी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कैसे आ रहा है। ठीक है, जब ये बना सर ना, तब ये एक यूनिट कमांडो फोर्स था। ठीक है, यूनिट कमांडो फोर्स के साथ साथ ये प्रॉक्सी वॉर में महारत था इस फोर्स को, माउंटेन वॉर, महारत था इसमें, और हेल्प करता था आर्मी को। आर्मी का पार्ट नहीं था, मैं देखिए क्या लिखा हूं, आर्मी का पार्ट नहीं था, लेकिन आर्मी को यहाँ पर सही शब्द प्रयोग असिस्ट करता था। इसी कारण इस फोर्स को पारा मिलिट्री फोर्स कहा जाता है, पारा मिलिट्री फोर्स कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये प्रॉक्सी वॉर, शुद्ध हिंदी में गोरिल्ला युद्ध, माउंटेन वॉर। आप ये देखिए लोकेशन, ज्योग्राफी आप देखिए इंडिया और तिब्बत एरिया का। ओके, अब थोड़ा सा इसकी कंट्रोल को समझते हैं। जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ना सर, ये जब बना 1962 में आफ्टर द इंडो साइनो कॉन्फ्लिक्ट, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन काम करता था। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अपने आप में एक फेल्यूर एजेंसी है। यस सर, मैंने शुद्ध बड़ा भाषा में लिखा हूं, लेटर में फेल है। 1962 में जब इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आईबी पर सवाल उठे, क्योंकि दैट टाइम द आईबी आल्सो गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल लेवल टू इंटरनल लेवल, दोनों काम इसको करता था। सारा बोझ सरकार ने दिया था आईबी को।
जब मैं आपको इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया को पढ़ाऊंगा, सॉरी बात करूंगा उसमें, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आईबी बना कैसे। आईबी बना अंग्रेजों ने बनाया था 1909 में, भारत में जितने क्रांतिकारी थे उनको पकड़ने के लिए, ठीक है। दैट टाइम वो आईबी नहीं था, आईबी तो इसका नाम 1947 में बना, लेकिन उस फिर भी आईबी था, आईबी फेलियर थी क्योंकि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करता था इंटरनल लेवल पर भी और एक्सटर्नल लेवल पर भी, दोनों काम था, नहीं दोहरा इसको काम था, जिसके इसके मैंडेट को आपने फुलफिल नहीं करा था, जिसके कारण आपको केस मिलता है कि 1968 में सर आरएनडब्ल्यू बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडियन स्पाई एजेंसी बोलो आप इसको, इंडियन एक्सटर्नल एजेंसी बोलो या इंडिया कोविड ऑपरेशन एजेंसी बोलो, जो कर दे, इसको भी डीपली में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब मैंने डिस्कस अबाउट द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो था आईबी, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को आईबी के अंदर रखा गया, एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ 1968, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आरएनडब्ल्यू इन 1968, तो भी ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आरएनडब्ल्यू के अंतर्गत आ गया, ओके। अब जो इसके मेंबर हैं, इसको जैसे ये प्रॉक्सी वॉर में, माउंटेन वॉर में ये काम इनके रहते हैं अधिकतर, तो इनको ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो इनकी ट्रेनिंग उत्तराखंड में होती है। उत्तराखंड में एक जगह है सर चक्राता, वहां पे इंस्टीट्यूट है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अभी हाल फिलहाल में जो सबसे महत्वपूर्ण इनका काम रहा था सर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, कि जो सितंबर 2020 में जो मून नाइट मैसेकर हुआ था, याद रखिएगा, जो गलवान घाटी क्रैश हुआ था ना पैंगोंग लेक के पास, बोले थे कि इंडिया और चाइना की भी झड़प हुई थी, तो द रियल व्हाट इज मून नाइट मैसेकर सर। आप पूछो किसी से कि मून नाइट मैसेकर क्या था, नोबडी नो, मैं ये नहीं बोलूँगा सबको नहीं पता है, बट रियल टर्म सर आप देखिए, मून नाइट मैसेकर आप देखो, सर्च करो क्या है मून नाइट मैसेकर। मेन कॉज था मून नाइट मैसेकर सर, जिंजियान में जब 1 लाख के पीएलए, व्हाट इज द पीएलए सर, व्हाट इज द पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, चाइना के सब आर्मी को ही पीएलए बोलते हैं। ये ट्रेनिंग कर रही थी सस्क्राम ने जिंजियान प्रांत में, और वहां से प्रैक्टिस करते करते ट्रेनिंग करते कैसे मूव ऑन होगी टू इंडियन एरिया की तरफ। कहा था हमारा आरएनडब्ल्यू डिफेंस इंटेलिजेंस हमारा क्या था सर, फेल सर आपका, ये सवाल होना चाहिए। मून नाइट मैसेकर, ये कारण था, भारत और चाइना के बीच झड़प हुआ था जो लॉकडाउन के समय, ये मेन था मून नाइट मैसेकर, द वेरी रियल वर्ड सर, मून नाइट मैसेकर। तो आपने समझ लिया कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने बहुत बहादुरी से पीएलए का सामना किया था, इसमें कोई दुराई नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स क्यों बना, कैसे बना, बनाने का कारण क्या था, पारा मैंने पूरे वीडियो में इसको जिक्र किया है। इन अनदर वीडियो हम लोग अब जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, जो मतलब इंपॉर्टेंट थी पैरामिलिट्री फोर्स थे सर, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन असम राइफल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग जब बात करेंगे ना सर, तो उसमें हम लोग बात करेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, to discuss about in deeply, ठीक है। तो उसको हम लोग अगले समय रखेंगे।